ये कहानी गांव में रह रहे एक आदमी की है जिसका नाम रामू था, जो अपनी बीवी झुमकी और अपने 2 बच्चों हीरा और मोती के साथ रहता था। और उसका गांव में खेती बाड़ी का काम बंद हो गया था, तो उसने सोचा कि दिल्ली जाकर काम किया जाए, यहाँ तो हम भूखे ही मर जाएंगे। एक दिन की बात है, रामू अपनी पत्नी झुमकी से कहता है, झुमकी, क्यों ना हम दिल्ली जाकर काम करें हैं? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अब ऐसे तो कब तक चलेगा। हाँ ठीक है। हाँ, अब क्या करें, अब अपना खेती बाड़ी का काम पहले जैसा नहीं रहा। अगर यही चलता रहा तो एक दिन हालत बहुत बुरी हो जाएगी। अरे नहीं, जल्दी ही हमें दिल्ली जाना होगा और 2-4 पैसा कमाना होगा। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हम कल ही बस से दिल्ली की ओर निकलते हैं, तुम सामान बांध लो। हाँ ठीक है। अगली सुबह रामू और झुमकी अपने दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली शहर की ओर निकल पड़ते हैं। देखते ही देखते रामू अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली जाकर वो लोगों से पूछता है, अरे भाई साहब, जरा रुकोगे, कुछ पूछना था। हाँ जी बोलिए, क्या काम है, मैं कैसे सेवा करूँ आपकी? हमें काम चाहिए, मैं और मेरी बीवी हैं। हम आज ही गांव से आए हैं और इस शहर में नए हैं। हाँ जरूर, यहाँ सामने वाली गली में एक सब्जी मंडी है, आपको वहाँ काम मिल जाएगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पता पूछने के बाद रामू और झुमकी सब्जी मंडी की ओर निकल गए और 5 मिनट में पहुंच भी गए। रामू झुमकी से कहता है, झुमकी सुनो, मैं उस तरफ जाता हूँ काम ढूंढने और तुम बच्चों के साथ दूसरी तरफ जाओ। हैं? अब दोनों काम ढूंढने निकल गए। तभी रामू ने एक आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, हमें काम चाहिए था, क्या आप काम पे रखोगे हमें? नहीं, आज काम थोड़ा कम है, आज जरूरत नहीं है, तुम कल आना। ये सुनकर रामू थोड़ा आगे चला गया और दूसरी तरफ झुमकी को एक सेब वाला दिखाई दिया। अरे सेठ, आप मुझे काम पे रखोगे क्या? हाँ जरूर, आज ही दुकान खोली है मैंने और मैं भी किसी को ढूंढ रहा था काम पे रखने के लिए। कितने पैसे मिलेंगे दिन के? हर दिन का 300 दूंगा। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करना पड़ेगा। ये सुनकर झुमकी खुश हो गई और बोली, हाँ मैं काम करूँगी। और दूसरी तरफ रामू अभी भी काम मांग ही रहा था किसी न किसी से। अरे रामू ने झुमकी की आवाज सुनी और तुरंत पीछे की ओर देखा। लगता है झुमकी को काम मिल गया है, तभी इतनी खुश है। मुझे काम मिल गया, और तुम्हें? अरे नहीं, काफी जगह पूछा है पर मना कर दिया सबने। अच्छा, कोई नहीं, मिल जाएगा। जैसे मुझे मिला है तुम्हें भी मिलेगा। हाँ, देखते हैं कितना समय लगेगा और तनख्वाह कितनी मिलेगी, पूछा या नहीं? हाँ पूछा, दिन का 300 बोले हैं सेठ। 300? ये तो बहुत ज्यादा है, पहले तो सिर्फ दिन का 150 रुपया ही कमा पाता था मैं। अब ज्यादा बात ना करो, काम ढूंढो काम। हाँ चलो। वो दोनों पूरी सब्जी मंडी साथ घूम रहे थे, तभी दोनों को एक सब्जी वाला दिखा। अरे भैया, मुझे काम पे रखोगे क्या? ओ, मुझे एक आदमी की जरूरत है। मुझे रख लो भाई साहब। ठीक है, सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करना पड़ेगा और हर दिन का 300 मिलेगा। हाँ ठीक है। काम ढूंढने के चक्कर में रामू और झुमकी भूल गए थे कि वो दोनों और उनके बच्चे भूखे हैं। रामू अपने बच्चों से पूछता है, अरे बच्चों, तुम्हें तो भूख लगी होगी ना? हम भी कितना पागल हूँ, काम के चक्कर में तुम सबको भूखा मार डाला। हाँ लगी है, और बच्चे भी सुबह से भूखे हैं। चलो कुछ खा लेते हैं। अब रामू और उसकी पत्नी कुछ खाने को ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक ढाबा दिखता है और वो उधर जाकर खाना खाते हैं। चलो, अब पेट पूजा हो गई और काम भी मिल गया है। हम दोनों को अब दिल्ली में रहने के लिए एक घर भी तो चाहिए। देख लेते हैं। अब रात होने से पहले रामू को रहने के लिए किराए का घर चाहिए था। ढाबे से निकलते ही रामू और झुमकी किराए के घर के लिए चल पड़े और थोड़ी दूर जाते ही रामू और झुमकी ने एक चाचा से पूछा, अरे चाचा, ये किराए का मकान कहाँ मिलेगा? आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ किराए का घर। अच्छा चलिए चाचा। थोड़ा सा आगे जाकर वो चाचा रामू और झुमकी को किराए के घर। अरे चाचा,
ये घर तो अच्छा है दिखने में और महंगा भी लग रहा है। ये चाचा, कितना किराया है इस कमरे का? अरे नहीं, महंगा नहीं है। ये एक कमरा हमारे लिए बहुत है। वैसे हम 4 लोग हैं, जिनमें से 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आप बस किराया बता दो, बाकी कमरा तो अच्छा है। 2500 है एक कमरे का। बताओ अब सही है या दूसरा कोई दिखाऊं? झुमकी, तुम्हें कैसा लगा? हाँ अच्छा है, पर बहुत महंगा है। हम कहाँ दे पाएंगे इतना किराया। चाचा, थोड़ा सा किराया कम करो ना। 1 रुपए कम नहीं होगा। लेना हो तो बताओ, नहीं तो रहने दो और दूसरा देखो। अरे नहीं नहीं, रुको जरा। झुमकी, ये चाचा कम नहीं कर रहा है, अब तुम बताओ। रात हो गई है, अब कहाँ भटकेंगे इधर उधर, यहीं रहते हैं चलो, क्योंकि बच्चे भी सोने वाले हैं। हाँ ठीक है, चलो यहीं रहते हैं। अरे चाचा, ठीक है, ये लो 2500 रुपया। लाओ। वो आदमी पैसे लेकर चला जाता है और रामू और झुमकी अपने बच्चों के साथ उस कमरे में चले जाते हैं। रामू और झुमकी सवेरा होते ही जल्दी उठते हैं और तैयार होकर 9 बजे सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं। झुमकी, जाओ तुम अपने सेठ के पास जाओ और मैं अपने सब्जी वाले की दुकान पे जाता हूँ। दोनों अपनी अपनी जगह पहुंच गए। सेठ, बताओ क्या काम है? आओ, थोड़ा सामान उठवा लो। जी सेठ। और दूसरी तरफ रामू पूछता है अपने सब्जी वाले से, ओ सब्जी वाले भैया, बताओ क्या काम करना है? तुम साफ सफाई करो और सब्जी पे पानी मारो, तब तक मैं आया हूँ। हाँ ठीक है। अब दोनों रामू और झुमकी अपने अपने काम में मगन हो जाते हैं। रात 9 बजते ही दोनों अपने काम के पैसे लेकर सब्जी मंडी से निकलते हैं और कहते हैं चलो कुछ खाया जाए, फिर अगली सुबह फिर से आना है। 1 महीना हो गया अब उन्हें काम करते करते, और अब पूरे भारत में कोरोना नाम का वायरस आ गया है। सब्जी वाले भैया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि कोरोना वायरस आ गया है पूरे भारत में? हो, ये तो हम भी अभी अभी सुने हैं और सुना है कि बहुत ही खतरनाक है ये कोरोना वायरस। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे भारत को बंद करना पड़ेगा और कोनो घर से नहीं निकलेगा। मैं भी दुकान अभी आया हूँ और अब बंद कर रहा हूँ, और हो सके तो बचो इस कोरोना से। मास्क लगाना जरूरी है, ये बोला है सबको। और दूसरी तरफ झुमकी अपने सेठ के पास पहुंची। सेठ, ये कोरोना वायरस क्या है? सब लोग एक दूसरे से बोल रहे हैं। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा वायरस है जिससे लोग मर रहे हैं। और सुनो, अब प्रधानमंत्री ने कहा है पूरा भारत बंद करना पड़ेगा। ये वायरस बहुत खतरनाक है और लोगों की जान ले रहा है। झुमकी डर सी गई और रामू को बुलाने के लिए भागी। तभी झुमकी रामू से कहती है, रामू सुना तुमने, लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस से। हाँ सुना है मैंने। मेरे सेठ ने बताया है मुझे कि ये बहुत बड़ा वायरस है और इसीलिए उसने दुकान बंद कर दी है। हाँ झुमकी, हमारे मालिक भी दुकान बंद करने को बोले हैं। इस महामारी को देखकर झुमकी और रामू बहुत मायूस हो जाते हैं। वो बेचारे गांव से कुछ 2-4 रुपए कमाने दिल्ली शहर आए थे और पूरे देश में लॉकडाउन लगने के कारण सारी दुकानें बंद हो गईं। उन्हें कोई काम नहीं दे रहा था। इस गंभीर हालत को देखते हुए रामू बहुत परेशान हो जाता है। अरे झुमकी, ये क्या हो रहा है? हम क्या सोचकर यहाँ आए थे अपने गांव से, और यहाँ तो और भी बदतर हालात हो गए हैं। सही कह रहे हो, हमने जो 1 महीने में पैसे कमाए थे वो भी खत्म होने वाले हैं। दूसरा महीना लगने वाला है, मकान मालिक भी पैसे मांगने आता होगा। यहाँ हमारी इस गंभीर स्थिति को कोई नहीं समझेगा। तुम ठीक कह रही हो झुमकी, हमें अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस गांव ही जाना पड़ेगा। रामू और झुमकी अपने बच्चों के साथ बस अड्डे पर पहुँचते हैं और वहाँ से अपने गांव की टिकट लेने के लिए बस वालों से पूछते हैं। बस वाला रामू को इतनी महंगी टिकट बताता है। रामू के पास उतने पैसे भी नहीं होते कि वो बस से अपने गांव चला जाए। वो और उसका परिवार बेचारा सारा सामान कंधे पर ही रखकर गांव पैदल चले जाते हैं। एक गांव के पास स्थित जंगल के पास एक घर था जिसमें 2 बहनें अपनी माँ के साथ रहा करती थीं।
वो दोनों बहनें जुड़वा थीं, जिनका नाम था राधा और रानी। दोनों बहनें अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए जानी जाती थीं। दीदी चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चलो, आज कहीं घूम कर आते हैं। दोनों बहनें घूमने निकल जाती हैं। उन दोनों के बीच एक अलग सा संबंध था। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहती थीं और एक जहाँ जाती दूसरी भी वहीं होती। ये जुड़वा बहनें जैसे एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकती थीं। एक दिन रानी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसने खाना पीना ही बंद कर दिया। बिटिया राधा, तू तो कुछ खा ले, सुबह से तूने भी कुछ खाया नहीं है। नहीं माँ, जब तक रानी कुछ नहीं खाएगी तब तक मैं भी नहीं खा पाऊंगी। लेकिन उसी रात गांव में तूफान आता है और मूसलाधार बारिश होने लगती है। तब कुछ ऐसा होता है जो पूरे गांव को हिला कर रख देता है। बारिश इतनी तेज होती है कि मानो पूरा गांव डुबो देगी। राधा की माँ भी अपनी दोनों जुड़वा बच्चियों को लेकर निकलती है। अंधेरा इतना होता है कि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता। सब अंदाजे पर ही मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी अचानक गांव के पुराने मंदिर के पास से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। ये किसकी आवाजें हैं? लग रहा है कोई जानवर खतरे में है, या तो ये तूफान की ही आवाज है। पहले तो लोगों ने इसे तूफान की आवाज समझा, लेकिन जैसे जैसे सब आगे बढ़ने लगे लोगों को यकीन हो गया कि कुछ और ही था। सब खुद को सुरक्षित करो, ये मंदिर ही सबसे ऊंचा है, यहाँ पानी जल्दी नहीं भरेगा। मंदिर बहुत बड़ा था। सब मंदिर के अंदर जाने लग जाते हैं, लेकिन गांव के लोग मंदिर की ओर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ खून से सनी हुई 2 जोड़ी चप्पलें पड़ी होती हैं। ये तो मेरी बच्चियों की चप्पलें हैं, लेकिन वो दोनों तो मेरे साथ ही यहाँ आ रही थी। उन चप्पलों में से एक जोड़ी राधा की थी और दूसरी जोड़ी रानी की। क्या ये जुड़वा बहनें सच में मर चुकी हैं? लगता है बच्चियों को किसी ने मार दिया है। अगली सुबह मौसम साफ होने के बाद सब अपने अपने घर आ जाते हैं। राधा की माँ बहुत रोती है। वो पूरी रात अपनी जुड़वा बेटियों को ढूंढती हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। उसके बाद वो पागल हो जाती है और आते जाते लोगों से पूछती रहती है, रानी की तबीयत ठीक हुई? राधा ने खाना खाया? हाँ हाँ, बताओ ना। कुछ दिनों बाद गांव में और घटनाएं घटती हैं। एक रात राधा और रानी के घर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। उनका घर हमेशा बंद रहता था क्योंकि उनकी माँ को अब वो घर काटने को दौड़ता था। राधा रानी के घर में तो कोई नहीं रहता, लेकिन ये आवाजें कैसे आ रही हैं? ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है? कहीं राधा की माँ अपने घर वापस तो नहीं आ गई? तभी गांव की एक औरत बोलती है, नहीं, वो अभी भी चौराहे पर बैठी थी जब मैं इधर ही आ रही थी। तभी सबको अंदर से एक अजीब सी खुसर फुसर सुनाई देने लगती है। लोग डर से घर के पास नहीं जाते, लेकिन अगले दिन जब वो जाकर देखते हैं तो एक कमरे में 2 लोग मरे पड़े होते हैं। ये बात राधा की माँ को पता चलती है तो वो भागकर अपने घर आती है। मेरी बच्चियां वापस आ गई। ऐसे वही अपना कमरा साफ किया करती थी। मेरी बच्चियां वापस आ गई है। लेकिन गांव वाले ये देखकर बहुत डर जाते हैं। अगले ही दिन रोने की आवाज फिर से आने लगती है। लगता है कोई रो रहा है, जाकर देखता हूँ कौन है। भीमा भाई को भी अपने साथ ले जाता हूँ। भीमा भाई, आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ, आ तो रही है। दोनों जंगल की तरफ पता करने चले जाते हैं। रात को जंगल में किसी लड़की की चुपचाप रोने की आवाज आ रही होती है। तभी भोला कुछ देखता है और भीमा को बोलता है, भाग भीमा भाग, कोई हमारे पीछे आ रहा है। भोला भागने तो लगता है, लेकिन उसका पैर वहीं फंस जाता है और वो गिर जाता है। तभी उस पर कोई चुड़ैल हमला करती है। देखते ही देखते वो चुड़ैल भोला को भीमा के सामने ही खा जाती है। भीमा ये देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो ये बात गांव वालों को आकर बताता है। सब डर जाते हैं। अगले दिन भीमा के साथ शंकर और शिवा भी जंगल जाने का फैसला करते हैं। हम सबको साथ ही रहना होगा ताकि हम उस चुड़ैल को यही वो जगह है जहाँ चुड़ैल भोला के ऊपर कूदी थी और उसको मार दिया था। इतना बोल भीमा बहुत तेज रोने लगता है। सब आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ शंकर के सामने चुड़ैल आ जाती है। जब तक शंकर उस पर हमला करता है, वो पता नहीं कहाँ से शिवा के ऊपर कूदकर उसकी जान ले लेती है। ये इतनी तेज है, समझ ही नहीं आ रहा कब कहाँ आ जाए। तभी वो चुड़ैल भीमा को भी हवा में उछालकर मार देती है। शंकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर गांव वापस आ पाता है। अब तो कुछ काम होने पर भी हम जंगल में नहीं जा सकते। हाँ, ऐसा तांडव जो कर रखा है उस चुड़ैल ने। तभी एक दिन गांव में घूमते हुए एक अजनबी बाबा आते हैं। वो अपनी लाठी के सहारे चलते हुए पूरे गांव में घूम रहे होते हैं। तभी रेखा अपने घर से रोटी और सब्जी लेकर उस बाबा को देती है। ये लो बाबा रोटी, लेकिन क्या आप सच में हर चीज का उपाय देते हैं? हाँ बेटी, बताओ
तुम्हें किसका उपाय चाहिए? जी बाबा, हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये जंगल हमारे घर जैसा था बाबा, लेकिन अब इसमें एक चुड़ैल आ गई है। वो आते जाते सबको मार डालती है। एक नहीं बेटी, 2 चुड़ैल। यहाँ गांव में 2 जुड़वा बहनें थी ना? जी राधा और रानी, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। उसमें जो रानी थी, उसने किसी बुरी शक्ति पर पैर रख दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। जिस रात रानी की मृत्यु उस बुरी शक्ति ने की, उसी रात रानी ने राधा को भी मार डाला। अब वो जुड़वा बहनों की आत्माएं राक्षसी रूप धारण कर चुकी हैं। दोनों बहनें जीवित नहीं हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें बुरी शक्तियों ने जकड़ लिया है। अब वे दोनों नरक से लौट कर आई हैं और उनकी आत्माओं का कोई चारा नहीं है। अगर गांव वालों को अपनी जान बचानी है, तो उन्हें दोनों बहनों को शांति देनी होगी। इसके लिए एक पूजा की आवश्यकता होगी, जो केवल मैं ही कर सकता हूँ। बाबा ने तुरंत गांव वालों से सबको एकत्रित करने को कहा। मैं अभी उनको लेकर आती हूँ। रेखा राधा की माँ पूजा को भी लेकर आती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वो शांत होकर वहाँ बैठी रहती है। रात बिल्कुल काली हो चुकी थी। बाबा पूजा करना शुरू करते हैं। गांव वालों ने डरते डरते बाबा की बात मानी। जैसे ही पूजा शुरू हुई, अंधेरे में अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। सब लोग डरने लगते हैं, लेकिन पूजा जारी रखी जाती है। तभी मंदिर के पास एक साएं साएं की आवाज आने लगती है। बाबा भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और भक्ति के साथ मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। क्या मेरी बेटी आने वाली है? कब आएंगी वो दोनों? क्या रानी की तबीयत अब ठीक हो पाएगी? राधा ने खाना खाया क्या? हाँ, बताओ ना तुम सब राधा की माँ को नजरअंदाज कर देते हैं। वो काला समय भी आ जाता है जब राधा और रानी की आत्माएं सामने आ जाती हैं। हमें यहाँ क्यों बुलाया है? वो दोनों अब भूतिया रूप में होती हैं। दोनों की आंखें जलती हुई लाल होती हैं। उनका चेहरा डरावना हो चुका होता है। इतने सारे लोग, हम किसी को नहीं जाने देंगे। वो लोगों की ओर बढ़ने लगती है कि अचानक उनकी माँ उनको बीच में आकर गले लगा लेती है। मेरी बच्चियाँ, कहाँ चली गई थी तुम लोग? कहाँ चली गई थी तुम दोनों? माँ ने कितना इंतजार किया तुम लोगों का। हाँ, मेरी बच्चियाँ वापस आ गई। लेकिन वो अपनी माँ को भी फेंक देती हैं। तभी उनकी माँ के सर से खून निकलने लगता है। तभी चुड़ैल अपना साधारण रूप लेती है। देखो दीदी, आपने माँ को धक्का दे दिया। दोनों चुड़ैल अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगती हैं, ठीक जैसे राधा और रानी रोया करती थी, जिससे गांव वालों को भी उन पर दया आने लगती है। इनको जाने दो बाबा, अब तो उनकी माँ भी मर गई है। अगर मैंने आज उन्हें मुक्ति नहीं दी, तो कल तुम्हें अपनों को खोना पड़ेगा। फिर जैसे ही बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, दोनों बहनें चिल्लाने और जलने लग जाती हैं। अचानक एक भयंकर धमाका होता है। दोनों बहनों के साथ उनकी माँ भी गायब हो जाती हैं। गांव में सन्नाटा छा जाता है।